एंड माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और आज हमारे पास क्या है नंबर थ्योरी के अंदर नेक्स्ट हम करने वाले हैं कांग्रेंस के अंदर पार्ट 3 और हमारे पास अभी प्रॉपर्टी चल रही है। ठीक है, सो दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी एंड इट इज वेरी इजी। और ये प्रॉपर्टी हमारे लिए सारे की सारी इंपॉर्टेंट होती है। हमने इनको जब न्यूमेरिकल करने होते हैं, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ अ गिवन नंबर व्हेन हम किसी से डिवाइड करते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पार्ट होता है, तो हमने ये सारी प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी होती है। तो चलिए एक प्यारी सी स्माइल करिए और करते हैं इसे स्टार्ट। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि इफ AC कॉन्ग्रुएंट BC मॉड्यूलो M है हमारे पास, तो देन हमने क्या प्रूव करना है जहां पर कि A कॉन्ग्रुएंट B मॉड्यूलो M ओवर D होना चाहिए। ध्यान से देखना, जहां से C हट जाएगा और जहां पर मॉड्यूलो M ओवर D आना चाहिए। अरे वाह, जहां पर क्या D की एंट्री हो चुकी है और ये D क्या आपके पास, ये जो नंबर C और M इसका GCD होना चाहिए। तो हमें ये सब कुछ प्रूव करना कैसे है, जहां से स्टार्ट करना यही हमें दिया हुआ है, लेकिन दैट इज अवर डेस्टिनेशन, वहां तक हमने पहुंचना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हियर। तो कैसे करेंगे, वी हैव हमारे पास कितना है, दैट इज AC कॉन्ग्रुएंट टू BC मॉड्यूलो M है। इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो हमारा M है ये डिवाइड करेगा आपके AC माइनस BC को। यदि AC माइनस BC M से डिवाइड हो रहा है, इसका मीनिंग AC माइनस BC कैसा होगा, मल्टीपल ऑफ M होगा फॉर सम P बिलोंग्स टू इंटीजर, मार्क इट एज नंबर 1। तो इतना हमने कर लिया। एक आपको J गिवन है और एक आपके पास D आपको गिवन है कि C और M का GCD है, तब हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी इसके साथ अब चलेगा। अगेन हमारे पास क्या है, नाउ D हमारे पास क्या है, GCD ऑफ C ऑफ M। इसका मीनिंग क्या होगा, D आपका C को डिवाइड करेगा, इसका मीनिंग D हमारा M को भी डिवाइड करेगा। अरे वाह, D C को कब डिवाइड करेगा, जब C मल्टीपल ऑफ D होगा, विच इम्प्लाइज C इज इक्वल टू D इंटू सम Q लिख लीजिए। और D M को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग M कैसा होगा, D इंटू सम R होगा, वे R एंड जो आपके पास Q है दीज बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इतना आप यहाँ पर मार्क कर लेगा। और इसके साथ ही एक चीज़ और देखना, जो आपने Q एंड R लिखे हैं इनका आपस में GCD कितना आता है वो हम यहीं से चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, C और M का GCD कितना है, D। यहाँ पर वैल्यू जस्ट पुट कर दे, C की वैल्यू कितनी आएगी, D इंटू Q एंड M की वैल्यू कितनी है, D इंटू R का GCD इज इक्वल टू D। हम एक प्रॉपर्टी आती है कि MA MB का GCD M इंटू GCD ऑफ A भी होता है, दैट इज यू कैन टेक दिस D कॉमन। तो हमारे पास D इंटू Q R इज इक्वल टू D आ जाएगा और आफ्टर कटिंग वी गेट हमारे पास Q एंड R का GCD कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। एक बार विजिबिलिटी देख लेते हैं। राइटिंग में अभी साइज थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना आए, तो जस्ट इट इज विजिबल। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब सिंपल सा ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 करी है ना, इसके ऊपर वापस आते हैं, जहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो जो जो हमारे पास है। देखिए आप एक गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर आपको ये दिया था तो ये आपको 2 रिजल्ट आते थे, फिर आपको ये दिया था तो आपने इनकी वैल्यूज लिख दी। फिर माइंड में आना चाहिए कि R और Q लिख रहे हैं, ये कैसे इनको फाइंड कर सकते कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो हमने इसी से यूज करा और उसका GCD कितना आ गया, 1 आ गया। अब आगे कैसे हमने प्ले करना है, तो अब आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनी हुई है ऑलरेडी। तो हमारे पास यहाँ पर C है और M है और हमारे पास देखिए C और M की वैल्यूज है। तो क्या करें, इन वैल्यूज को जहां पर पुट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो वापस में रिजल्ट आता है वो कैसा रिजल्ट हमारे पास आता है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस ऑल इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं जहां पर लिख देता हूं 1 इम्प्लाइज A, C की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पर D इंटू Q है, दैट इज इस तरह से आ जाएगी। एंड माइनस हमारे पास कितना है, फिर है B इंटू C और B के साथ फिर से C लगा है, तो यहाँ पे पर C इंटू C लगा, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D इंटू Q इज इक्वल टू M इंटू P और M की वैल्यू कितनी है, DR। ठीक है, तो हमारे पास DR एंड इंटू P आ जाएगा। ठीक है, जहाँ तक अब देखिए D जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी D जहाँ पर, तो D आपका कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज बी लेफ्ट विद AQ माइनस BQ इज इक्वल टू R इंटू P। और हमारे पास जहाँ से आ जाएगा A माइनस B इंटू Q इज इक्वल टू R इंटू P। ठीक है, अब आपके पास क्या है, जहाँ पर ये सब कुछ इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो R नंबर है वो इस साइड को डिवाइड करता है और R इस साइड को भी डिवाइड करेगा, एंड P इस साइड को डिवाइड करता है और P आपका इस साइड को भी डिवाइड करता है। लेकिन हम R के साथ चले या फिर P के साथ चले, तो मेरा कहना है कि आप दोनों के साथ जा सकते हैं। लेकिन हमारी डेस्टिनेशन अब क्या है, बाहर सुनेगा सब्जी वाले आ चुके हैं, 9 o'clock हो चुके हैं, लेकिन
तो डोंट फोकस देयर, आउटसाइड फोकस मत करिएगा। तो जहां पर आप देखेगा तो हमारे पास आर भी डिवाइड कर सकते हैं और पी भी डिवाइड कर सकता है। हम किसके साथ चलेंगे, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, फाइनल हमें चाहिए m इंटू डी। और एम डी कहाँ से बन जाएगा, अरे वाह, जहाँ से देखना थोड़ा सा, यदि मैं इस नंबर को जहाँ पर लेकर आऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, m ओवर d की वैल्यू इज इक्वल टू r आ जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं m ओवर d के साथ काम करूँ या फिर r के साथ करूँ, मेरा मीनिंग सेम होगा। तो जहाँ पर हमने इसके साथ इसको कॉन्ग्रुएंट करना, मीनिंग m ओवर d मस्ट डिवाइड a माइनस बी को करना चाहिए। इसका मीनिंग हमारा r a माइनस बी को डिवाइड करना चाहिए। तो जहां से हमारे पास क्या होगा, विच इम्प्लाइज हमारे पास हम r के साथ चलते हैं, r डिवाइड करेगा इस साइड, इसका मीनिंग इस साइड को भी डिवाइड करेगा a माइनस बी इंटू क्यू। लेकिन जहां पर दिक्कत आएगी कि r टू फैक्टर्स को डिवाइड करता है, लेकिन हमें क्या पता कि r आपका a माइनस बी को कर रहा है या फिर q को करता है, किसको करता है, दैट इज डिपेंड। सीधा नहीं कि q को छोड़ दो, विदाउट कोई भी रीजन दी आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा कि r इसको नहीं करता, इसको करता। तो वापस आइएगा जहां पर प्यारे बच्चों हमने अभी क्या शो करा था, r और q का जीसीडी कितना है, 1 है। r और q का जीसीडी कितना 1 है, इसका मीनिंग r q को डिवाइड नहीं कर सकता एंड q r को डिवाइड नहीं कर सकता। देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, इसका मीनिंग आपका r q को डिवाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रोडक्ट को करता है, इसका मीनिंग वन ऑफ देम करेगा। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारा जो r है वो डिवाइड करेगा a माइनस बी को। उसके बाद तो डेफिनेशन लगानी है, इसका मीनिंग क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर है वो कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड होगा, मॉड्यूलो आपके पास r होगा एंड r की वैल्यू फ्रॉम जहां से लिख देना, ठीक है। तो इस रिजल्ट से आपने क्या लिखना है, आर की वैल्यू। तो देयरफॉर आपके पास ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो कितना हो जाएगा, m ओवर d हो जाएगा। तो इतना आज की एक थ्योरम हमारे पास हो चुकी प्रॉपर्टी। तो जस्ट इसे पॉज करें, स्माइल करें और लिख लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि इफ हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो m है, तो देन हमारा a और m का जीसीडी एंड बी और m का जीसीडी कितना होगा, दोनों सेम ही होंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। आपके पास मान लीजिए हमारे पास 5 माइनस 2 जो हमारे पास है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो 3 है। तो आप जहाँ से देख सकते हैं आराम से, आपके पास 5 और 3 का जीसीडी कितना है, 1 है एंड ये जो रिमाइंडर है 2 एंड 3 का जीसीडी कितना है, जी भी हमारे पास 1 है। तो इसका मीनिंग जीसीडी ऑलवेज आपके पास 1 आती है। अब कुछ भी नंबर जहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं जो आपका मन कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर आते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, स्टार्ट कैसे करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे और इन दोनों को आपस में इक्वल करना है। बुक में आपका सिर्फ 2 लाइन का आंसर होगा, बहुत इजी, लेकिन हम इसे 2 लाइन को एक्सपैंड करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना। तो जहां पर हमारे पास क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, अदरवाइज इतने छोटे से जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करवाने का कोई मीनिंग नहीं, लेकिन हम उनके पीछे लॉजिक क्या उनको समझेंगे और इसको इजी बनाएंगे। सो दिस इज द सेकंड स्टेप, जहां से क्या आ जाएगा, a माइनस बी कैसा होगा, m का मल्टीपल होगा, दैट इज फॉर सम k बिलोंग्स टू, आप इंटीजर कर सकते हो, k बोले तो कमलदीप सिंह आपके सर, ठीक है। तो जहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो कि a इज इक्वल टू b प्लस m इंटू k आ जाएगा नंबर 1, ठीक है। हमने इन दोनों को प्रूफ करना है। तो लेट करो आपके पास a कॉमा b का जीसीडी d1 है एंड b कॉमा m का जीसीडी कितना है, d2। वो आपको 2 लाइन में करवा देंगे बुक वाले, लेकिन हम थोड़ा सा इसे अच्छे से करेंगे, समझेंगे लॉजिकल का स्टेप। आप वैसे चल सकते हो, ऐसे चल सकते हो, ठीक है। हमने d1 और d को इक्वल करना है, इसका मीनिंग d1 d2 को डिवाइड करना चाहिए, d2 d1 को डिवाइड करना चाहिए, इन दैट केस बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए d1 हमारे पास क्या है, जीसीडी ऑफ दिस, इसका मीनिंग d1 आपका a को भी डिवाइड करेगा, इसका मीनिंग d1 जो है आपका m को भी डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग d1 हमारा a की वैल्यू कितनी है, b प्लस m की, इसको डिवाइड करेगा एंड d जहाँ पर यदि m को करता है तो m के हर एक मल्टीपल को करेगा, दैट इज mk को करेगा। अब d1 आपका इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी, तो इसके प्लस को भी करेगा और इसके माइनस को भी डिवाइड करेगा, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मीनिंग d1 डिवाइड करेगा b प्लस mk और यहाँ पर माइनस mk करेगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास d1 आपका डिवाइड करेगा b को एंड साथ ही में d1 किसको डिवाइड करता है, m को भी करता है। तो अब आपका d1 क्या है, 2 नंबर को करता है। जब d1 2 नंबर को करता है, इसका मीनिंग d1 उन दोनों नंबर के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग d1 आपका जो है वो डिवाइड करेगा d2 को। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर कैपिटल ए, मीनिंग इसको कैपिटल ए कर लो। तो जहां तक देख लो हर एक स्टेप हमने करा हुआ है पहले भी,
तो मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ कि हमने कैसे करा। D1 A1 को करता था, M को तो A की आपने यहाँ पर वैल्यू यूज कर लेनी है। फिर हमारा फॉर्मेशन है कि D2, अब D2 तो तब बनता यदि B और M तक हम पहुँचते, तो हमने ऐसे इसे धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँच गए। अब D2 के साथ चलेंगे, ठीक है। D2 कैसा है, GCD ऑफ B, M का है। अभी हमने A फॉर्म करनी यहाँ पर, तो इसका मीनिंग D2 डिवाइड करेगा B को एंड D2 डिवाइड करेगा M को। इसका मीनिंग D2 डिवाइड करेगा B को एंड D2 डिवाइड करेगा M के हर एक मल्टीपल को। यदि D2 इन दो नंबर को करता है तो इसका मीनिंग D2 इन दोनों की एडिशन को भी डिवाइड करेगा। और साथ में D2 किसको डिवाइड करता है, M को तो करता ही है। फिर से एक बार लिख लो, ठीक है, जहाँ पर। और इसका मीनिंग क्या होगा, D2 डिवाइड करा B प्लस M के क्यों फॉर्म करा, बिकॉज हमें A की एंट्री करवानी थी। तो इसका मीनिंग D2 A को भी डिवाइड करा है, D2 आपका M को भी करता है, तो D2 इन दो नंबर्स के GCD को भी डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग D2 डिवाइड करेगा आपके पास D1 को। मार्क इट एज B। फ्रॉम A एंड B गेट D1 is equal to D2 लिखना ना। From A and B, we get D1 is equal to D2. That is what? That is we get A M और B M का GCD कितना है हमारे पास सेम होता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। तो कितनी आसान प्रॉपर्टी थी, लेकिन बुक के अंदर उन्होंने लिखा है कि बाय यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ GCD एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स, वहाँ पर रिजल्ट कौन से होंगे, फिर आपके माइंड में आएगा, दिक्कत आएगी। तो हमने उन रिजल्ट के अकॉर्डिंग उनको सभी को एक्सप्लेन कर दिया। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू आंसर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। और यदि आप ऐसा करते तो एग्जामिनर के मतलब माइंड में चलेगा कि जैसे इस बच्चे को नॉलेज है, इसको इसकी बेसिक नॉलेज है एंड ये इसको डेवलप कर रहा है, इसने इसको सीखा हुआ है। एंड आप तब स्माइल करेंगे जब ऐसे आपके पास अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलो मूव टू वन, एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ध्यान से करना है। यदि प्रॉपर्टी आ जाती तो इसे करने के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप तो टॉपर्स हो, आपको नहीं आएगी आज के बाद। अभी तक पता नहीं, लेकिन आज के बाद आप इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे को ये मतलब समझ नहीं आती थी, लेकिन अब हम समझेंगे इसको, ठीक है। तो प्रूव दैट हमें क्या करना है कि हमारे पास क्या है, A कॉन्ग्रुएंट B मॉड्यूलो M हमारे पास है, लेकिन कब होता है, इफ एंड ओनली इफ A एंड B हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय M। तो आपके पास कभी किन्हीं दो नंबरों को आप कब कॉन्ग्रुएंसी साइन के अंदर लिख सकते हैं, जब आप उस नंबर A को एंड B को इंडिविजुअल लेवल पर M से डिवाइड करते और उनका रिमाइंडर सेम आ जाता है। इन दैट केस आप उनको कॉन्ग्रुएंसी में लिख सकते हैं। आप लिखते हो ना, हम जहाँ पर लिखते हैं कि 5 कॉन्ग्रुएंट टू 2, मैं तो एक एग्जाम्पल याद है, मैं तो इसके ऊपर चलता हूँ। इसका मीनिंग क्या, जहाँ पर हमने कांग्रेस में क्यों लिखा, बिकॉज यदि आप 5 को डायरेक्ट 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या होता है, रिमाइंडर आपका यहाँ पर 2 आता है। यदि आप 2 को 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पर 0 पर जाते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। यू कैन सेट एनी अदर एग्जाम्पल, लाइक आप 7 कॉन्ग्रुएंट 2 कर लो, 5 कर लो जहाँ पर, तब भी आप यदि आप 7 को डायरेक्ट 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, B को डिवाइड करेंगे आप 5 के साथ तभी रिमाइंडर 2 आएगा। इसका मीनिंग जो कहना चाहते हैं वही तो एक्चुअल बात है। यदि आपके रिमाइंडर सेम नहीं होंगे तो आप उनको कभी भी कॉन्ग्रुएंसी में नहीं डाल सकते। लाइक आपको पता है कि हमारा यदि मैं 3 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो इसका जो रिमाइंडर आता है मेरे पास वो आता है 3, और यदि मैं 7 को करता हूँ 5 के साथ डिवाइड, इसका मान लो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है, 2। इसका रिमाइंडर 2 और इसका रिमाइंडर 3 है, तो यू कैन नेवर राइट कि 7 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो 5 होगा। देख लो, ये कभी भी कॉन्ग्रुएंसी में नहीं जाएगा, बिकॉज 7 कॉन्ग्रुएंट 3, इसका मीनिंग क्या है कि 5 डिवाइड करा 4 को, विच इज इम्पॉसिबल। तो यदि आपके रिमाइंडर डिफरेंट होंगे तो आप कभी उसको कॉन्ग्रुएंसी में नहीं लिख पाएंगे। दिस इज द फंडा। हमें यहाँ पर स्टार्ट कैसे करना, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास इफ एंड ओनली इफ से स्टार्ट करना है, तो हम पहले देखते हैं कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास होगा क्या। हमने रिमाइंडर शो करना, तो पहले रिमाइंडर को यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है, उनकी एंट्री। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसी फंडा के अकॉर्डिंग बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, यदि आप डिवाइड करेंगे A नंबर को M के साथ, तो आपका होगा A is equal to M into some quotient plus some remainder, where remainder is what, this is greater than equal to 0 and less than the divisor। ये आपके पास होगा। और साथ ही में Q1 and Q2 जो आपके पास है R1 ये इंटीजर हो सकते हैं, मतलब ये इंटीजर्स होंगे। एंड सिमिलरली यदि आप B को डिवाइड करते हैं M के साथ, तो भी आपके पास ये वाली रिप्रेजेंटेशन आएगी यहाँ पर। और यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू R2 लेस देन आपके पास कैसा होगा, M होगा। एंड Q2 एंड आपके पास R2 कैसे होंगे, इंटीजर को बिलोंग करेंगे। हमारे पास रिमाइंडर की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अब आपकी जो दोनों रिमाइंडर पॉजिटिव है,
लेकिन m से छोटे हैं, तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगी डिफरेंस की वो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कैसा आंसर देगी। तो यदि आप देखना चाहेंगे R1 माइनस R2, हमें नहीं पता कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन यदि आप इन दोनों को माइनस करते हो तो आपका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी। तो लेकिन हम क्या करेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस करते हैं। जब आपने मॉडल लगा दिया तो आपका आंसर कम से कम 0 होगा, अदरवाइज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन जो पॉजिटिव आंसर होगा वो आंसर भी आपका m से छोटा होगा, बिकॉज जे नंबर भी m से छोटा है, जे नंबर भी m से छोटा है। तो इन दोनों को यदि आप माइनस करेंगे तो आंसर भी m से छोटा आएगा, है ना। तो मान लीजिए आपके पास 3 लेस देन 7 है और 5 भी लेस देन आपका 7 है। इन दोनों को यदि आप माइनस करते हो इस प्रकार से तो आपके पास आंसर -2 आता है, जो कि लेस देन 7 होता है। आपका आंसर है -7 आया, मतलब -2 आया, तो आप इसकी यदि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो 2, वो भी आपकी 7 से छोटी ही रहेगी। ध्यान से देखना, हमने 3 - 5 करा, दोनों नंबर 7 से छोटे थे, डिफरेंस करा तो आंसर -2 आ गया, और जो -2 7 से छोटा होता है। और जो आपका आंसर है यदि आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालते हो +2, वो भी 7 से छोटी होती है। तो यही फंडा हमने यहाँ पर लगाया कि R1 R2 तो आपके पास m से छोटे हैं, ठीक है। यदि आप उनका डिफरेंस करते हो, हमने मॉड क्यों लगाया कि आपका इनमें से आपका आंसर पॉजिटिव है फिर तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी आपकी m से तो बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। और जो रिमाइंडर आपका होता है वो कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। मान लीजिए कि आपका R1 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तब आप यदि माइनस माइनस प्लस करते हो तो आपका m से ज़्यादा होने के चांसेज है। लेकिन बच्चे रिमाइंडर तो हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और उस नंबर से छोटा, तो रिमाइंडर हम ऑलवेज पॉजिटिव लेकर ही चलते हैं, ठीक है। कभी देखा आपने रिमाइंडर नेगेटिव, वो सम केसेस में हम करते हैं, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन होता है किसी प्रकार, अदरवाइज हमारे रिमाइंडर जो होते हैं वो प्लस साइन के साथ ही चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको अपने माइंड में ये रखना होगा, ठीक है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वापस चलते हैं, हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, हमने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ इस केस के साथ चलेंगे कि R1 और R2 दोनों सेम है। सो फंडा क्या है, हमने रिमाइंडर को सेम करना, दैट इज टू प्रूव। अब हमारे पास क्या है, नाउ A कॉन्ग्रुएंट B मॉड्यूलो M होगा, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब A कॉन्ग्रुएंट B मॉड्यूलो M कब होगा, इफ एंड ओनली इफ लगा देते, जहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ एंड ओनली इफ A की वैल्यू पुट कर दो, B की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। मतलब यदि ये इक्वल है तो इसके ऊपर इसकी वैल्यू और B की वैल्यू पुट करो, तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, M इंटू Q1 प्लस R1 कॉन्ग्रुएंट टू B की वैल्यू पुट करो, M इंटू Q2 प्लस R2 दैट इज मॉड्यूलो M। तो हमारे पास ये हो जाएगा, मतलब यदि आपका जे आंसर ट्रू है तो आपका जे आंसर भी ट्रू होगा, बिकॉज जहाँ पर हमने वैल्यू को पुट करा है। और इसका मीनिंग क्या होता है कि आपके पास फर्स्ट नंबर कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड नंबर मॉड्यूलो M का मीनिंग कि ये M इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा, मतलब दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो वहाँ पर भी इफ एंड ओनली इफ चल जाएगा, तो हम दोनों साइड को करने वाले हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, M डिवाइड करेगा MQ1 प्लस R1 माइनस MQ2 माइनस R2, ठीक है। यदि आपके पास ये रिजल्ट ट्रू होता तो आपका ये रिजल्ट ट्रू होगा, इसका मीनिंग ये ट्रू है। तो चाहे आप आगे चलिए चाहे आप रिवर्स ऑर्डर में चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इफ एंड ओनली इफ हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो M है वो डिवाइड करेगा, जहाँ पर M वाले कॉमन निकाल लो, Q1 माइनस Q2, एंड जहाँ से माइनस यदि आप कॉमन लेते हो हमारे पास कितना जाएगा, प्लस R1 माइनस R2। ध्यान से देखना, अब जहां पर बात बनेगी, हम कह रहे हैं कि हमारा M इस नंबर को डिवाइड करेगा, इसका अब इन नंबर को डिवाइड करने का मीनिंग जस्ट हमने रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दी। अब आपके इस खाने में बात पड़ जाएगी। अब देखिए M दो नंबर के एडिशन को डिवाइड करेगा, कब करेगा, यदि आप M इसको भी डिवाइड करें और इसको भी करें, तभी दो नंबर के ऐड को आप डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, है ना। हम यहाँ पर इसको रीज कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको शो करना चाहता हूँ एग्जाम्पल के हेल्प के साथ। देखिए जहाँ पर M का मल्टीपल दिखाई दे रहा है आपके पास, यदि M का मल्टीपल नहीं होता फिर बात और होनी थी। मान लीजिए हमारे पास जो 3 नंबर है वो आपके पास जो है 9 को डिवाइड करते हैं, प्लस सम नंबर हम लिख रहे हैं जहाँ पर, ठीक है। तो अब आपका 3 9 को तो डिवाइड करता है, लेकिन जो नंबर की आप एंट्री करवा रहे हैं, यदि आप 3 उस नंबर को डिवाइड करेगा तो उन दोनों के सम को करेगा। देखिए एक बार मैं जहाँ पर एंट्री करवा देता हूँ 2, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइड 11। ये तो रॉन्ग हो गया, बिकॉज अब आपका कि बिकॉज एज आपका 3 डज नॉट डिवाइड 2, 3 इस 2 को डिवाइड नहीं कर रहा था, तो इन दोनों की एडिशन को भी नहीं करेगा, बेयर 3 आपका एक नंबर को डिवाइड करता था, ठीक है। ये बात आपके पास चल रही है। और हम यदि ऐसे करें कि ये तो फिक्स है 9 को डिवाइड करता है और प्लस जहाँ पर आप कर दो 6 कर दो।
अब दोनों का आंसर देखो 15 है, ये तो आपका ट्रू हो जाएगा कि 3 9 को करता था, लेकिन जो सेकंड नंबर है वो भी 3 उसको भी डिवाइड करा, तो दोनों के एडिशन को करेगा। ये आपका ए केस है। दूसरा केस ये तब हम डिस्कस करें जब आपके पास एक नंबर आपको पता कि 3 एक नंबर का तो मल्टीपल है। ऐसा केस भी हमारे पास होता है कि 3 ना तो 7 को डिवाइड करता है, 3 ना ही आपका 2 को करता है, लेकिन 3 इन दोनों के एडिशन को डिवाइड कर जाता है। ये अलग केस आता है हमारे पास। ये कब आता है? जिसके अंदर हम ये दोनों डिफरेंट ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ले ऐसे रहे हैं कि आपके पास एक उसका दोनों का आंसर सेम आ जाए। लेकिन जब आपके पास एक मल्टीपल होगा प्रेजेंट, तब आपको दूसरे के ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी। फिर से ध्यान देना, जब आपके पास एक ऑलरेडी मल्टीपल होगा, तब दूसरा जो नंबर होगा उसको भी 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी दोनों के एडिशन को 3 डिवाइड कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो अब यहां पर क्या है, एक नंबर तो शो हो रहा है कि m का मल्टीपल, तो अब ये प्रॉपर डिवाइड तभी कर पाएगा यदि हमारे पास इस नंबर को भी m डिवाइड करेगा। सो दैट इज द कंडीशन इफ एंड ओनली इफ, जहां पर भी वही कंडीशन थी कि 3 ने हमारे पास इस नंबर के एडिशन को तभी करेगा इफ एंड ओनली इफ जो सेकंड पोजीशन को डिवाइड करेगा। 6 को डिवाइड करेगा तो ठीक है, जहां पर 2 को नहीं करा था तो टोटल के आंसर को भी नहीं करेगा। तो मैं अपनी ओर से बेस्ट दे रहा हूं, आपको शायद समझ में लग रहा होगा कि हम कौन सी बातें करें, ठीक है। इसका मीनिंग ऑफ हमारा इफ एंड ओनली इफ चलेगा, दैट इज इफ एंड ओनली इफ हमारे पास जो है m नंबर है वो डिवाइड करे r1 माइनस r2 को। अब ध्यान से देखना, हमारे पास ये केस है इफ एंड ओनली इफ m डिवाइड r1 माइनस r2 को, यदि m इसको डिवाइड करता है, इसको भी करेगा, दोनों के एडिशन को भी करेगा, तो हम सारा हमारा ट्रू होएगा। लेकिन अब आपका m r1 माइनस r2 को डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। अब ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, दिस इज r1 माइनस r2। इस नंबर की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है वो तो m से छोटी है, वो तो m से छोटी है। यहाँ पर जो r1 माइनस r2 है, जो आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे वो आपकी m से छोटी है। तो हाउ अ नंबर कैन डिवाइड अ नंबर विच इज लेसर देन इट, कोई नंबर अपने आप से छोटे नंबर को डिवाइड कैसे कर सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल इन डायरेक्ट केस। तो फिर से सुनना, r1 माइनस r2 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, m से छोटी है, और हम कह रहे हैं कि m इसको डिवाइड करना चाहिए। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी हियर, तो कैसे कर पाएंगे? सो इट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, जहां से आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ आपके पास m इस नंबर को तभी डिवाइड कर पाएगा इफ एंड ओनली इफ r1 इज इक्वल टू r2 होगा, ठीक है। बिकॉज यहां पर लिख दो, बिकॉज हमारे पास क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r1 माइनस r2 थी, वो आपके पास लेस देन m थी, ठीक है। आपके पास रीजन ये है कि आपकी जो डिफरेंस आ रहा है, मान लो जो -5 है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगा, लेकिन वो m से छोटा आ रहा है, ठीक है। मेरी बात सुन रहे हैं कि जो इसका प्लस का 5, मान लीजिए कि इसके दो आंसर आ सकते हैं, r1 माइनस r2 का आंसर -5 भी हो सकता है और +5 भी। हम कह रहे हैं कि हमारा जो 5 है वो m से छोटा है। यदि आपका 5m से छोटा है तो ऑटोमेटिकली -m तो छोटा ही होगा ना आपका m से। तो ये बात हम कर रहे हैं कि हमें जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो m से छोटी है, मान लो कि हमारा 5m से छोटा है, और हमारा आंसर जहाँ पर यदि नेगेटिव भी आ रहा हो तो वो नेगेटिव नंबर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव से छोटा होगा, तो वो नेगेटिव नंबर भी m से छोटा होगा। तो इसका मीनिंग जहाँ पर m अपने से छोटे नंबर को डिवाइड कर रही है, तो दैट इज ओनली पॉसिबल कि आपके पास एक ही ऐसा नंबर है 0 जिसको हर एक नंबर डिवाइड करेगा। फिर से सुनना, हमारे पास ओनली एक ही नंबर ऐसा है 0 जिसको हर एक नंबर डिवाइड करता है। मीनिंग 0 से बड़े जितने भी नंबर ले लो, आप 1 लाख ले लो, 1000 ले लो, जितना भी ले लो, वो सारे नंबर 0 को डिवाइड करेंगे। तो जहां पर यदि ये इसको डिवाइड करता है तो इसके पास एक ही चांस है कि ये खुद 0 हो जाए, इसके पास एक ही चांस है कि ये क्या हो जाए, खुद 0 हो जाए। अभी इटसेल्फ 0 कब बनेगा, जब दोनों सेम होंगे। तो दिस इज द ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो इसका मीनिंग आपने लिख देना है कि m इसको तभी डिवाइड करेगा इफ एंड ओनली इफ आपका r1 इज इक्वल टू r2 होगा, और इसके साथ हमारी जो प्रूफ है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड हेंस दैट इज, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हम क्या कह रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ, इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास a एंड b हैव द सेम रिमाइंडर। ये लाइन ही लिख दीजिए, इफ एंड ओनली इफ a एंड b हैव, बिकॉज r1 रिमाइंडर था जब a को d से डिवाइड करा था, और r2 रिमाइंडर था जब b को m से डिवाइड करा था, m से, ठीक है। तो ये लाइन आप यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से कि इफ एंड ओनली इफ a एंड b हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय m आ जाएगा, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। सो होप सो आपको ये आर्टिकल समझ में लग गया होगा। लगा है तो आप देखिए जहाँ पर गर्मी कितनी है, मॉर्निंग 9:30 हुए है, अभी मेरे को जाना है कॉलेज, तो गर्मी देखिए कितनी है, लेकिन मेरे को है कि आपके लिए करना है कुछ, ठीक है।
तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव लाइक, आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने क्लासमेट के साथ आप शेयर करें। अब काफ़ी बच्चे हैं, मेरे को पता है कि थोड़े जो मेरे एक तो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, लेकिन जो आउटर भी है स्टूडेंट, वो भी अपनी व्हाट्सएप स्टोरी में इसको कर सकते हैं, अपने क्लास के ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं इफ़ यू वांट मोर वीडियोस अबाउट दिस पर्टिकुलर। अदरवाइज मेरा जो एनालिसिस का कोर्स है वो पेड चल रहा है इस बार, तो हो सकता है कि नंबर थ्योरी भी पेड हो जाए यदि मेरे पास 10 स्टूडेंट भी आएंगे कि वो पूरा प्रॉपर चाहते, लेकिन है ना, तो हम इसको आपके हाथ में है कि आप इसको पेड होने से बचा सकते हो नहीं बचा सकते। जी बच तभी सकती है पेड होने से यदि आप इसके ऊपर ज़्यादा इसको शेयर करते हो, ज़्यादा व्यूज़ आते हो, फुल देखते हो और आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं नीचे, देन मैं इसको फ्री करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज आप कम होंगे तो कम स्टूडेंट मेरे पास है जो इसको मतलब इसके लिए पे करने के लिए रेडी है। सो इट ऑल डिपेंड अपॉन यू, तो आप कैसा करते हैं देखते हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू क्या कहना चाहता हूँ, एक प्यारी सी स्माइल करना मत भूलेगा, स्माइल करेगा और मेरे को बताना कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।